हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक ग्राफ। तो ग्राफ को हम लोग काइनेमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि ग्राफ है क्या और ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो ग्राफ क्या है? ग्राफ किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को सरल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब किसी भी डाटा को पिक्चराइज करने का तरीका है। पिक्चराइज करने का तरीका क्या मतलब? आपने कहावत सुनी होगी कि एक पिक्चर होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपको दिखाई दी, आप काफ़ी अच्छी सीनरी आपको दिखाई दी, आपने एक पिक्चर खींची और वहीं पर एक बंदा आपके साथ गया, उसने उसी दृश्य के बारे में लिखा, 1000 शब्दों में लिखा और आपने सिर्फ एक पिक्चर खींच ली। आप किसी को दिखाने जाएं तो दोनों चीज़ें बराबर काम ही करेंगी। जो लिखा हुआ उसने जो प्रदर्शित किया कि इतनी अच्छी हवाएं चल रही थीं, ये पेड़ यहाँ पर था, वो सूरज वहाँ से निकल रहा था, और पिक्चर में तो सब दिखाई दे रहा है। तो जो डिस्क्राइब किया जाएगा शब्दों के द्वारा वो पिक्चर में आसानी दिख जाता है। उसी प्रकार जो डाटा होता है, जो रॉ डाटा होता है, उसे काफ़ी अच्छे से समझने के लिए, इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए हम लोग ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो यार, फिजिक्स में ही केवल ग्राफ का इस्तेमाल नहीं है, काइनेमेटिक्स में ही केवल ग्राफ का इस्तेमाल नहीं, ग्राफ हर जगह है। मतलब हर जगह का मतलब है कि जहाँ भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जहाँ भी डेटा को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ग्राफ का यूज़ है। आप क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, बिंदास क्रिकेट मैच बैठ के देखते हैं, और कब 10 ओवर का जैसे गेम हो गया तो आपके सामने के डाटा निकल के आता है, बिल्डिंग सी बन के आती है कि इस ओवर में इतना रन गया, इस ओवर में इतने विकेट गिए, वहाँ गोले लगे होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है एनिमेशन में, आप देख सकते हैं कि जो नीचे एक्स एक्सिस है वहाँ पर क्या लिखे हैं? ओवर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस पे क्या लिखे हैं? रन लिखे हैं, 2 4 6 7 8 10 16 18 20 जितने भी। और जो बिल्डिंग्स बनी हैं प्रत्येक ओवर के ऊपर, वो ये दर्शाती हैं कि किस ओवर में कितने रन आए हैं, और जो गोल गोल जीरो बने हैं काले कलर के, वो बताते हैं कि इस ओवर में इतने विकेट आए, 5वें ओवर में 2 विकेट आए हैं, इसीलिए रन भी कम आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस किसी मैच की 10 ओवर का डाटा जो दिया गया है ग्राफ में, उसकी मदद से हम लोग कितनी आसानी से चीज़ें बता सकते हैं। हमसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा किस ओवर में रन आई, भाई साहब सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है, उसी में सबसे ज़्यादा रन आई, सबसे ज़्यादा पिटाई उसी में करी बॉलर की, सबसे ज़्यादा बॉलर ने किसमें अच्छा प्रदर्शन करा, तो भाई 5वें ओवर में 2 विकेट, जो 2 बूंदें दिख रही हैं वो विकेट प्रदर्शित कर रही हैं कि 5वें ओवर 2 विकेट आई थी भाई साहब, उसमें ही कम रन आए हैं। तो कितनी आसानी से हम लोग उस 10 ओवर के मैच की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं ग्राफ की मदद से। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में आपको कोई डाटा दिया जाता है, रैंडम डाटा। जैसे मैं एक डाटा आपको देता हूँ कि 2011 से लेके 2019 तक का एक डाटा है। गर्ल चाइल्ड के कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो करोड़ में इतना खर्चा कर रही है पर ईयर, उसका डाटा है। तो इस तरह वाई एक्सिस पर क्या लिखा है? रुपए लिखे हैं करोड़ में, और एक्स एक्सिस में क्या लिखा है? डेट लिखी है, सन लिखी है कि किस सन में, मतलब 2011 के कौन सी साल में कितना खर्चा किया। तो उसी का ग्राफ, इस साल में इतना खर्चा करा, इस साल में इतना खर्चा करा। अब ओवरऑल हम लोग ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि एनजीओ ने किस साल कितना खर्चा करा और किस साल बहुत कम खर्चा करा, किस साल ये शुरुआत हुई 2011 में, 11 से ही ग्राफ स्टार्ट किया, यानी यहीं से एनजीओ स्टार्ट हुआ। क्या क्या हम पता कर सकते हैं ग्राफ से, एक सिंगल ग्राफ से। तो ग्राफ की ये इंपॉर्टेंस है। वैसे ये तो सिर्फ 10th क्लास की स्टैटिक्स में बता रहा हूँ। हाँ, दूसरा एक शब्द मिल गया, स्टैटिक। तो ग्राफ स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका है। स्टैटिक्स में ही पढ़ाया जाता है ग्राफ 10th क्लास में। तो वही मैंने बताया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताई। अच्छा, अब सवाल आ सकता है कि ग्राफ को ड्रॉ कैसे करें, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो मैं एक सिंपल उदाहरण लेना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप विराट कोहली की शतक हैं, सेंचुरीज़ हैं, उनका ग्राफ बनाना चाहते हैं, किस साल में विराट ने कितनी सेंचुरी मारी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप रॉ डाटा इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि सबसे पहले आप ढूंढ कर रखेंगे, रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे कि 2014 में कितने शतक मारे हैं, और 2010 में कितने मारे थे, 2009 में कितने मारे थे, 2018 में कितने मारे, सारी सन के हिसाब से आप रिसर्च करेंगे। उसे बोलते हैं रॉ डाटा। फिर आप एक सारणी में लगा के रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको एनिमेशन दिख रहा है कि हाँ 2010 में भाई साहब 3 शतक मारे, 2011 में 4 शतक मारे, 2012 में 6 शतक मारे। फिर ऐसे ही आप लिखते चलेंगे, 2020 में 0 शतक मारे, 2021 में भी 0 शतक मारे क्योंकि मैच ही नहीं खेले, और 2017-18 में तो 11 शतक मारे। तो इस तरह से आपने एक सारणी बना कर रखी। अब क्या किया, उस सारणी में आपने जो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दिया कि ईयर, कि यहाँ पर मैं साल लिखूँगा,
और वाई एक्सिस में आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पर मैं शतकों की संख्या लिखूंगा 2, 4, 6, 7, 8। फिर आपने क्या किया कि पहला देखा कि 2010 में कितने मारे 3, तो 2010 और 3 में लाइन खींच दी, डॉट बना दिया। फिर 2011 में कितने मारे 4 के सामने डॉट बना दिया। तो ऐसे ही आप डॉट बनाते गए और डॉट्स को आपने मिला दिया तो आपके सामने एक ग्राफ आ गया। अब आप ग्राफ की मदद से कोई भी आपसे पूछे कि ब्राड का प्रदर्शन सबसे अच्छा कहाँ रहा, तो आप बता सकते हैं 2017 से 2018 के बीच में ब्राड का प्रदर्शन यार लाजवाब रहा। सबसे खराब का रहा, सबसे खराब 2015 में रहा क्योंकि 4 ही शतक शायद मारे थे, और अभी ख़राब चल रहा है क्योंकि कोरोना वजह से उन्होंने मैच खेल ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से आप क्या नहीं बता सकते भाई ग्राफ की मदद से, मतलब आसानी से, क्या तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही बता सकते हैं लेकिन आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, काइनेमैटिक्स में लेकिन हम लोग एक्चुअली अभी तक आपने जो 3 एग्जांपल देखे उसमें हम लोग 2 क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं या रिलेशन देख रहे हैं 2 क्वांटिटीज़ के बीच में, ईयर और सेंचुरीज़, ईयर और रुपए, और पहला क्या था, हाँ, ओवर एंड रन। तो 2 क्वांटिटीज़ के बीच हम लोग रिलेशन के हिसाब से ग्राफ को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा हम लोग काइनेमैटिक्स में करेंगे, एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, ये सारे ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये तो कहानी होगी कैसे ग्राफ को ड्रॉ करा जाता है। अब आते हैं अपनी असली बात पर, असली गेम पर, काइनेमैटिक्स वाले गेम। तो यार अब हम लोग फिजिक्स और काइनेमैटिक्स के लिए कुछ बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे और विजुअलाइजेशन से सीखेंगे, एनिमेशन की मदद से सीखेंगे। आपको एक एनिमेशन दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है, इसका नाम चिंटू है, दूसरा लड़का दिखाई दे रहा है, इसका नाम बिट्टू, और कार दिखाई दे रही है, इसका कोई भी नाम नहीं है, ये सिर्फ कार ही है। तो और चिंटू और पिंटू के बीच की दूरी कितनी है, h दूरी है, h डिस्टेंस है, कोई भी एक डिस्टेंस h मान लिया हमने। और दोनों लोग घड़ी पहने हैं, दोनों लोग घड़ी पहने हैं, क्यों पहने हैं, वो कार के मोशन को अपनी घड़ी से देखने के स्टार्ट करेंगे, देखने को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो टेक्निकली हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ टाइम और पोजीशन में, यानी पोजीशन परसेंट टाइम का मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, या एच कह दो, एच ही हाइट हम लोगों को दिखाई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप चिंटू बन जाइए थोड़ी देर के लिए आप चिंटू की तरह बन जाइए, और आप मान लीजिए कि आपके सामने कार खड़ी है। पहली बार में कार क्या है, कार कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। कार क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। कांस्टेंट स्पीड चलने मतलब कि एक सेकंड बाद मान लीजिए इसने 1 मीटर दूरी तय करी, फिर 2 सेकंड बाद 2 मीटर, 3 सेकंड बाद 3 मीटर, 4 सेकंड बाद 4, मतलब कांस्टेंट रेट है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब कांस्टेंट रेट है। तो ग्राफ उसका कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि जितना टाइम चल रहा है उतना ही कार उससे दूर जा रही है, उतना ही एच का मान है, एच की वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है। एच की ये ग्राफ इस तरह ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि कार उससे दूर जा रही है, यानी एच की वैल्यू पोजीशन उसकी बढ़ती जा रही है, कार दूर चलती जा रही है। तो टाइम के साथ तो कांस्टेंट हमें मिलेगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इस ग्राफ को हम लोग क्या नाम देंगे, इंक्रीजिंग। क्योंकि इंक्रीजिंग क्यों देंगे, क्योंकि पोजीशन है वो बढ़ रही है चिंटू और कार के बीच में। तो इंक्रीजिंग विथ, अब रेट क्या है, जो पोजीशन बढ़ रही है उसका रेट क्या है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, विथ कांस्टेंट रेट। अच्छा जी भाई, समझ में आया कि हाँ कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है कि जितना टाइम ले रही है उतनी पोजीशन, उतनी भाई उसी हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अच्छा, अब दूसरी ऑब्जर्वेशन लीजिए, दूसरा एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, चिंटू देखता है कि उसकी कार है उससे पहले तो स्लो धीरे धीरे जा रही थी, उसके बाद तेज़ी से आगे बढ़नी चलती देती है, फिर तेज़ी से चलना स्टार्ट कर देती है, यानी पहले स्लो जा रही थी फिर तेज़ी चलना स्टार्ट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या मेरा ग्राफ सही है, ये कैसे चेक करेंगे, आप देखें भैया कि यहाँ पर अगर हमें इतना टाइम लिया तो मैंने दूरी कितनी तय करी, दूरी मैंने इतनी तय करी, केवल इतना टाइम लिया, और इतना ही टाइम यहाँ ले लो भाई। अगर आप ऐसा क्यूरियोसिटी है आपको, इतना ही टाइम मैंने यहाँ लिया, अब यहाँ पर देखो दूरी कितनी तय करी, यानी टाइम उतना ही लिया, दूरी ज़्यादा तय कर रही है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है। तो मेरा ग्राफ बिल्कुल सही है। जो उसने ऑब्जर्व किया चिंटू ने, उसने देखा कि पहले स्पीड थी कम, यानी कि टाइम ज़्यादा ले रही थी, दूरी कम तय कर रही थी, और बाद में टाइम कम ले रही थी और दूरी ज़्यादा तय कर रही थी, यानी स्पीडिंग अप कर रही थी। तो ये समझ में आई, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है आपका, इंक्रीजिंग
विथ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, इंक्रीजिंग रेट है, आप दूसरे, ये तो बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से मैंने बताया, आप कॉन्सेप्ट पर भी जा सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू देखो, आप यहाँ पर आप हाथ ले जाओ, एंगल क्या बढ़ रहा है, एंगल बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो भाई। तो पहले थीटा इतना था, अब थीटा इतना हो गया, फिर ड्रॉ करो, थीटा इतना हो गया, फिर ड्रॉ करो, थीटा इतना हो गया। यानी थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यानी टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि थीटा के बढ़ने के साथ टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। यानी टेन थीटा क्या देता है, स्लोप देता है भाई। रेट, स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है, वही तो लिखा है, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, वही तो लिखा है। ये तो बिल्कुल बेसिक मैथ की ऑब्जर्वेशन हो गई। अब तीसरा आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, उसमें क्या है, उसमें चिंटू देखता है कि भैया कार पहले तेजी से निकल गई, पहले तो तेज निकल गई, बाद में जाके स्लो धीरे धीरे वहाँ जाने लगी। पहले एच है, उसने बहुत जल्दी बढ़ाया, फिर धीरे धीरे बढ़ाने लगी। ऐसा एनिमेशन में आप ध्यान से देखो तो ऐसा ही है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि पहले टाइम है, टाइम इतना टाइम ले रही थी और दूरी बहुत ज़्यादा तय कर रही थी, बहुत तेज चल रही थी। बाद में देखो टाइम कितना लिया और कितना, मैं जो अभी बताया था वो करके आप पेपर, अपने पेपर पर करके ऑब्जर्व कर लेना। तो मैं स्लोप की मदद से बता देता हूँ। तीसरा ग्राफ है, आप देखें, आप एंगल ऐसा हाथ घुमाएं, एंगल आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें, मतलब थोड़ा छोटा छोटा। थीटा यहाँ था, थीटा यहाँ था, ये वाई, ये लो थीटा, यानी थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कम होती चली जा रही है, यानी टेन थीटा की वैल्यू भी कम होती चली जा रही है। टेन थीटा क्या है, स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, यानी थीटा की वैल्यू कम होती चली जा रही है, रेट ऑफ चेंज कम होता जा रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है। तो इस फंक्शन का तीसरा फंक्शन क्या कहलाएगा भाई, इंक्रीजिंग विद, इंक्रीजिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस है चिंटू और कार के बीच में बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीजिंग विद, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। टेन थीटा की वैल्यू कहाँ होगी, घट रही है, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट। क्या समझ में आया, इंक्रीजिंग वाला फंक्शन आपको समझ में आया कि हाँ टेन थीटा की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, टेन थीटा की वैल्यू घट रही है तो इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। ऑब्जर्वेशन से समझ में आया कि कब कैसा दिखाई देती है चीज़ें, कैसी चीज़ें दिखाई देती है। कांस्टेंट रेट में स्पीड, आपको एक कार है समान स्पीड चलती हुई दिखाई देती है, और जब स्पीडिंग अप करती है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है, स्पीडिंग डाउन करती है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है। अच्छा जी, मज़ा आया भाई, समझ में आया, हमें समझ में आया इंक्रीजिंग ग्राफ का क्या मतलब, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे इसकी ऑब्जर्वेशन करी जाती है। अच्छा, अब आती है पिंटू की बारी। अब पिंटू देखेगा इन्हीं तीनों एनिमेशंस को, जो एनिमेशन अभी चिंटू ने देखे, यानी चिंटू ने जो कार का मोशन देखा है, अब वही देखेगा पिंटू। पिंटू देखो भाई क्या देखता है, पिंटू क्या देखता है, पिंटू जैसे कि यहाँ था, ये था पिंटू, ठीक है, ये है पिंटू एक्चुअली में, और ये था चिंटू, ये थी कार, ये थी कार। अब मैं ग्राफ बनाना चाहूँगा इसका भी, एच और टी का, टी और एच का मैं ग्राफ बनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले एक कार है, एक कार वही वाली कार है, एक कार क्या, ये वाली कार एनिमेशन आपको चलती हुई दिखाई दे रही। अब चिंटू के पर्सपेक्टिव, पिंटू के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो आपको कार उसे आती हुई दिखाई देगी, यानी पहले कार मोशन स्टार्ट होने से पहले कार उसकी एज डिस्टेंस पर थी, यानी कहीं ना कहीं ग्राफ एज यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि मोशन को सबसे पहले उसने कार को उसने कहाँ देखा था, एज पर देखा था। अब वहाँ से आना स्टार्ट करते ही यानी एच कम हो रहा है, एच कम हो रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से आ रही, पहले एनिमेशन कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, तो क्या एच कम हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से हो रहा है, यानी एच है डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि कार उसके पास आ रही तो एच की वैल्यू डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से। तो डिक्रीजिंग विद, पहला जो फंक्शन हो जाता है अपना, पहला हो जाता है डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, नहीं कांस्टेंट रेट है यार, कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। अच्छा जी, अब दूसरा एनिमेशन क्या था कि पहले तो स्लो आ रही थी, तो यहाँ से पिंटू क्या देखेगा, उस एनिमेशन में आप देखो पिंटू क्या देखेगा, पिंटू देखेगा पहले कार है स्लो आ रही है, स्लो, फिर एकदम मेरे पास आती है तो ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इसका कैसे बनेगा, इसके पहले स्लो आती है, मतलब पहले स्लो आ रही थी यानी टाइम ज़्यादा ले रही थी,
और डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रही थी, टाइम ज़्यादा। फिर क्या हुआ, जब मेरे पास आ गई तो टाइम कम लेने लगी, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी कि दूसरा ग्राफ बनेगा आपका डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि पहले उसे दिखाई दे रही थी स्लो, कि पहले धीरे धीरे आ रही थी, फिर क्या एकदम से तेज मेरे पास आई, तो डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट। इसे कैसे आप देखोगे, इसे कैसे देखोगे, ऐसा आप दिखाओ, ऐसे इस तरह आप रखो हाथ, एंगल बनाते चलो, मैं यही करते दिखा देता हूँ। तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो एंगल है वो बढ़ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंगल बढ़ रहा है, तो माइनस टेन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है, माइनस लगा है वो ये दिखाता है कि आपका फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी फंक्शन क्या है आपका इंक्रीजिंग है, तो वही मैंने लिखा है इंक्रीजिंग रेट। अब तीसरे एनिमेशन में क्या हो रहा है, पिंटू देख रहा है कि पहले कार है बहुत तेज़ी से आ रही थी, मेरे पास आते आते स्लो हो गई, यानी पहले तेज़ी से आ रही थी, मेरे पास आते आते स्लो हो गई, यानी कि घट तो रहा है लेकिन पहले तेज़ी से आई, यानी कि बहुत ज़्यादा पोजीशन ट्रैवल कर ली, बहुत ज़्यादा पोजीशन ले ली और टाइम कम लिया, और धीरे धीरे मेरे पास आते आते टाइम ज़्यादा ले लेंगे, पोजीशन कम चेंज करा। तो ये आपका हो गया था दूसरा ग्राफ, और ये हो गया तीसरा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट कैसे निकाल, आप ऑब्जर्व टेन थीटा कैसे देखोगे, स्लोप रखो आप, मैं यही कर देता हूँ भाई, टेन थीटा की वैल्यू आप देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कम हो रही है, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, नीचे जा रही है, यानी टेन थीटा की वैल्यू कम हो रही है, यानी स्वाभाविक सी बात है डिक्रीजिंग होगा, वही तो दिखाई दे रहा है, वही तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ करे, 6 ग्राफ ड्रॉ करें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले 6 ग्राफ ड्रॉ करें। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे जितने भी संभावित ग्राफ होंगे वो बनेंगे, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से। लेकिन आपको बेसिक ऑब्जर्वेशन समझ में आनी चाहिए, मैंने एनिमेशन के थ्रू भी समझाया कि दुनिया में क्या होता है, वो किस प्रकार का यहाँ दिखता है, तो वही मैंने समझाने की कोशिश करी। थोड़ा थका हुआ था इसीलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पाया, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही रखते हैं, इतनी एनर्जी हमारे पास थी। हाँ, और कुछ बताने को रह गया तो सिंपल सी बात है, आप फोकस रखें एक चीज़ पर, या फिर आप स्लोप देखें, या फिर आप और ये वाली कंडीशन देखें, आप यहाँ पर देखें, इसके आप फील ही ग्राफिक का फील लें यार। यहाँ पर देखो वो क्या एच ज़्यादा चल रहा है, और टाइम बिल्कुल कम ले रहा है, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ स्पीड कम है, धीरे धीरे आता है, यहाँ पर देखो यार टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, दूरी बहुत कम चल रहा है, यानी यहाँ पर स्लो थी, यहाँ पर फास्ट थी, तो फास्ट से स्लो ही, यानी कि सीधी सी बात है रेट उसने अपना डिक्रीज़ किया, यानी डिक्रीजिंग रेट है, वेलोसिटी उसकी कम हो रही है, तो वही तो लिखा है। आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं, बहुत तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी, इन्हीं से हम लोग अभी आगे एक्टिविटी ग्राफ बनाएंगे, इन्हीं से लेकर हम लोग आगे अपना खेलेंगे। ठीक है, इसमें मैं कुछ भूल तो एक आध में कुछ कॉमन सेंस वाली बातें बता देता हूँ, कुछ कॉमन सेंस वाली बात बता देता हूँ भाई, वो गड़बड़ कर जाओगे आप। मैं यहाँ मान लीजिए कोई पार्टिकल यार x बराबर किसी नंबर से ही स्टार्ट करता है, कि x बराबर 10 मीटर स्टार्ट करता है, तो उसका ग्राफ अगर टी में अगर कोई फंक्शन देख रहा है, तो अगर xt ग्राफ यानी पोजीशन और टाइम ग्राफ पूछता है, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, स्वाभाविक सी बात है x बराबर 10 से स्टार्ट होगा ना। तो इस प्रकार का कुछ अगर कांस्टेंट ग्राफ है, x बराबर मान लीजिए कोई t+3 है, तो इस प्रकार का कुछ ग्राफ हमें दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें हैं, ये यूनिवर्सल है, मतलब जो ये तो सिर्फ स्केल है, ये ग्राफ के हिसाब से अपने आप को फिट नहीं करती, ग्राफ इनके हिसाब से फिट होता है। ठीक है, तो ये तो 10 नंबर है यहाँ पर है, तो ग्राफ को यहीं से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, और इसको भी बता देते हैं कि अभी हमने बताया किसमें, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में देखा कि ये जो अभी हमने इस तरह का बताया था, इसका क्या मतलब था, याद करिए भाई, याद करिए। इंक्रीजिंग ग्राफ है
पर डिक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग ग्राफ है पर डिक्रीजिंग रेट है। अच्छा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, ढलान से आप याद रख सकते हैं। ढलान, ढलान का क्या मतलब होता है? ढलान मैंने सही लिखा, थलान लिख दिया यार। ढलान, ढलान का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। इसका ऑब्जर्वेशन मैंने यार डाल दिया, फिर भी करा देते हैं। ढलान का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर ढलान, या जानते हो कि ये किसकी ढलान ज़्यादा है? ये ढलान ज़्यादा है। यहाँ पर आप मोटरसाइकिल रखोगे तो ज़्यादा तेज़ी से आएगी, कि यहाँ रखोगे ज़्यादा तेज़ी, यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से आएगी, यानी कि यहाँ पे ये ढलान है, ज़्यादा है। तो जैसे ही ढलान है अगर कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, यानी कि डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है। क्या है? रेट डिक्रीजिंग है। और अगर ढलान है, जैसे यहाँ पर देखो ढलान पहले कम थी और धीरे धीरे ढलान है बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट है। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। और सीधी लाइन है तो वो कांस्टेंट तो है ही। तो ऐसा ही उसके साथ भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा दिया गया, अब देखो यार पहले ढलान कैसी थी? पहले ढलान कम थी, धीरे धीरे ढलान बढ़ती गई, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इंक्रीजिंग रेट है। रेट इंक्रीजिंग है, नहीं मॉडुलस ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग है। ये देखो पहले देखो ढलान ज़्यादा थी, अब ढलान कम होती चली जा रही है। ढलान कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ढलान होता है। तो और ऑब्जर्वेशन मैं आगे बताता चलूँगा, जो भी मिलते मुझे मिलता चला जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय।